मित्रों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम अनुसार मिथ और हिस्ट्री अर्थात मिथक और इतिहास इस विषय पर केंद्रित है। आमतौर पर मिथ को समझते हुए हमारा प्रस्थान बिंदु होता है कि मिथ वही है जो तथ्यों के विपरीत हो, जो तथ्यों से भिन्न है, यानी असत्य, अतथ्य। किसी से भी आमतौर पर पूछने पर मिथ के या मिथक के संबंध में उसकी पहली अवधारणा कुछ निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझी जा सकती है। यानी मिथ एक असत्य कथन, एक अतार्किक कहानी, थोपी गई सच्चाई जिसे किसी वर्ग विशेष के सदस्यों द्वारा उस समाज के अन्य वर्गों के ऊपर थोप दिया गया हो, या किसी काल्पनिक कहानी की तरह हो, या ऐसे ही कुछ अन्य नोशंस के रूप में। मिथ हमें हमेशा एक ऐसी सच्चाई के रूप में ज्ञात होता है जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो सच्चाई है ही नहीं। चलिए कुछ तस्वीरों के माध्यम से अपनी बात को रखा जाए। इस घोड़े को पहचानते हैं। ट्रोजन वॉर या ट्रॉय नगर का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ, उसमें स्पार्टन योद्धाओं द्वारा इस घोड़े के अंदर, इस घोड़े की प्रतिकृति के अंदर प्रवेश करके ट्रॉय नगर को अंदर तक बेध दिया गया। ये 10 वर्षीय युद्ध होमर ने अपनी कहानियों इलियड और ओडिसी के माध्यम से सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। होमर की ही अन्य कहानी ओडिसी, जिसमें ओडिसियस के जो एडवेंचरस जर्नी है उसके बारे में बात कही गई है, ये चित्र उसी से संबंधित है। चीनी सभ्यता में नुआ नाम की देवी के माध्यम से मनुष्य प्रजाति का जो प्रसार है या जो उसका उद्भव है, उसके विषय में बात कही गई है। ये रामायण का कथानक प्रदर्शित करता हुआ चित्र और महाभारत का कथानक प्रस्तुत करता हुआ चित्र, ये प्रसिद्ध चित्र थे जिनसे हम सब परिचित हैं। इसके विपरीत ये कुछ अल्प प्रसिद्ध या ऐसे चित्र जिन्हें हम आमतौर पर नहीं जानते। सुमेरियन सभ्यता के प्रसिद्ध नायक जो तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में हुए गिलगामेश, उनके आख्यान पर आधारित ये मूर्ति है, जिसमें गिलगामेश के एडवेंचरस जर्नी और कुछ ऐसे बातों का, ऐसे वाक्यों का जिक्र हुआ है जो साधारण नहीं थी, जो असाधारण थी। और गिलगामेश का ये आख्यान अनेक रूपों में समाज में लोकप्रिय हुआ और इसने समाज के न सिर्फ मेसोपोटामियन सुमेरियन समाज के लोगों को प्रभावित किया, बल्कि विश्व की अन्य संस्कृतियों को भी अपने प्रभाव में लिया। दूसरा चित्र जो आपके पटल पर है वो इजिप्ट या मिस्र संस्कृति का के 3 प्रसिद्ध किरदारों पर आधारित है। बीच वाला पात्र ओसिरिस, उसके बगल में खड़ी आकृति स्त्री आकृति आइसिस देवी, और इन दोनों के संयोग से उत्पन्न इनका पुत्र होमुस। ये चित्र इंडस वैली सिविलाइजेशन की प्रसिद्ध सील्स का है, जिनमें जो गिलगामेश के निकटवर्ती चित्र है जिसमें एक व्यक्ति खड़ा है और उसने अपने दोनों भुजाओं को फैला करके 2 पशु आकृतियों को थामा हुआ है। कहा जाता है कि गिलगामेश के कथानक से ही प्रेरित हुआ। ये जेनेसिस, बाइबल में जेनेसिस में वर्णित मनुष्य के उद्भव से संबंधित प्रसिद्ध कथानक है, जिसमें देवता द्वारा मनुष्य की उत्पत्ति की बात कही गई है, उसकी कहानी को वर्णन किया गया है। यहाँ पर मनुष्य की ही मानवों में पुरुष की ही मज्जा और अस्थियों से स्त्री की उत्पत्ति की चर्चा मिलती है। ग्वाटेमाला के मायन सिविलाइजेशन में, माया सभ्यता में एक प्रसिद्ध सर्प और एक देवसम पुरुष द्वारा मनुष्य, मानव जाति और दुनिया की उत्पत्ति, दुनिया के सभी कंपोनेंट्स जिसमें पशु पक्षी और पेड़ पौधे थे, इन सब की उत्पत्ति की कहानी मिलती है, चर्चा मिलती है। इसी प्रकार
जल प्रलय की प्रसिद्ध कहानी जो कई संस्कृतियों में दिखती है, वो भी हमें अलग अलग संस्कृतियों में मिलती है। और ये प्रसिद्ध चित्र मनु और उनकी डोंगी की कहानी का है, जिसमें प्रसिद्ध मत्स्य अवतार द्वारा सृष्टि के प्रलय के समय मनुष्यों की और अन्य प्रजातियों की रक्षा की कहानी बताई गई है। इन कहानियों में यदि ढूंढना भी चाहें तो एविडेंस या तथ्य या साक्ष्य या तो नहीं मिलते या बहुत ही कम मिलते हैं, जिनके माध्यम से इनकी सच्चाई को परखा जा सके। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि क्या जिन संस्कृतियों में ये कथानक प्रचलित थे, उन संस्कृतियों की आदिम स्थिति को जानने के लिए इससे बेहतर कोई उपाय है? आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व शास्त्र के माध्यम से जो खोजें होंगी, उनमें संस्कृति का बाहरी ढांचा या शारीरिक स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन उस संस्कृति की आत्मा में निहित जो प्रचलित विश्वास थे, उनका क्या स्वरूप था, उसको जानने के लिए शायद पुरातत्व कहीं न कहीं अशक्त होगा। इसीलिए उत्तर ना के रूप में प्राप्त होगा। ये कहानियाँ अपनी संस्कृति के उस सबसे पुराने स्वरूप के विश्वासों पर आधारित हैं, जिसमें मनुष्य ने प्रकृति को, मनुष्य ने अपने आप को और सृष्टि की उत्पत्ति को समझने का पहला प्रयास किया था। इस रूप में ये कहानियाँ बिल्कुल भी साधारण नहीं मानी जा सकती। इन कहानियों में एक सार्वभौमिकता है, और इस सार्वभौमिकता का कारण वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या वो जो समवेत चेतना थी मनुष्य मात्र की, वो है, जिसका अर्थ है कि अलग अलग स्थानों पर रहने वाले मानव समुदाय का जो उद्विकास था, जो विकसित होने की क्रिया थी, वो कहीं ना कहीं समानांतर रूप से चल रही थी। और इसी क्रिया ने इन कथानकों के रूप में एक समान परिपाटी के विचार को स्थापित किया। सांस्कृतिक भेद के फलस्वरूप इन सभी कथानकों की विषय वस्तु में अंतर मिलता है, लेकिन कुछ बातें सब में सार्वभौम हैं। चलिए देखते हैं कि वो कॉमन बातें, वो यूनिवर्सल या सार्वभौम सच्चाई क्या है। पहला, ये सभी कहानियाँ जो अलग अलग संस्कृतियों में गढ़ी गईं, उनमें निश्चित तौर पर सृष्टि के उत्पत्ति और साथ में दुनिया में जो कुछ बातें अपने इस चर्म चक्षु से नहीं समझ सकते हम, उन सब की चर्चा मिलती है, जिन्हें हम सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के रूप में समझते हैं। अधिकांश रूप में इन कहानियों के केंद्रीय किरदार भगवान, अर्ध भगवान या अर्धदेव, कोई शक्तिशाली नायक जैसे कृष्ण या राम, या कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें ईश्वर, मनुष्य और पशु तीनों के गुण प्राप्त होते हैं। इन कहानियों में अच्छाई और बुराई के रूप में, अंधकार और प्रकाश के रूप में द्वंद्व दिखाई देता है, और इन दोनों में से किसी एक के चयन के माध्यम से कहानी को उसके पूर्ण परिपाक या उसके रिजल्ट तक पहुंचने में मदद की जाती है। इन कहानियों में इन द्वंद्वों के माध्यम से संस्कृतियों के चयन को हाईलाइट किया जाता है कि किसी संस्कृति में जिन गुणों को चयनित किया गया, वही गुण उस संस्कृति के मनोवैज्ञानिक आधार भूमिका काम कर रहे थे, या उन लोगों की सोच, किसी संस्कृति विशेष के समुदाय के लोगों की सोच उस दिशा में काम कर रही थी। अधिकांश रूप में इन कहानियों में हम एक यात्रा वृत्तांत देखते हैं। रामायण, महाभारत में ये यात्रा वृत्तांत हम सबको पता है। राम का चाहे वनवास हो, चाहे पांडवों का वनवास हो, इस 14-15 वर्षों के वनवास काल में कितने रोमांचक कार्य उन्होंने किए। कभी स्त्री का वेश धारण करके, कभी उड़ करके समुद्र पार करना, ऐसी तमाम बातें दिखती हैं। लेकिन सिर्फ भारतीय संस्कृति ही नहीं, बल्कि मेसोपोटामिया से लेकर चीन और ग्रीक सिविलाइजेशन, सभी में ऐसी एडवेंचरस यात्राओं का वर्णन हमें प्राप्त होता है।
इन एडवेंचरस में हमें कुछ मैजिकल या कुछ जादुई कारनामे भी दिखाई देते हैं और ये इस कहानी का भाग हैं। कुछ किरदार ऐसे हैं जिनका संबंध आकाश या धरती या पृथ्वी के नीचे के जगत से है। चाहे गिलगामेश के अमर जीवन प्राप्त करने की जो उसकी इच्छा है, जिसके फलस्वरूप वो धरती के नीचे की दुनिया में गया हो, या ओसिरिस देवता के ही पाताल लोक का स्वामी बनने की कहानी हो, या धरती के नीचे के जगत से धरती पर अवतरित होने वाली माँ सीता की कहानी हो, ये किरदार इसी रूप में इन कई संस्कृतियों में हमें एक समान प्रचलित दिखाई देते हैं। इन कहानियों के माध्यम से उन संस्कृति के लोगों ने अपने समुदाय को अपनी मान्यताओं में दीक्षित करने का प्रयास किया और अपने जो सांस्कृतिक मूल्य थे तथा प्रकृति को देखने और उसे समझने का जो उनका तरीका था, उसे भी अपनी पीढ़ियों में ट्रांसमिट करने का प्रयास किया। इस रूप में ये कहानियाँ किसी समाज के सामाजिक रवैये, सामाजिक व्यवहार को दर्शाने वाले आईने के समान मानी जा सकती हैं। प्राचीनतम होते हुए भी ये कहानियाँ सांस्कृतिक विरासत के संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम बन जाती हैं। इन्हीं कहानियों को हम मिथक के नाम से समझते हैं। तो ये तय है कि ये मिथक कुछ और नहीं बल्कि कहानियाँ थे, लेकिन इन कहानियों को सावधानीपूर्वक हमें समझना पड़ेगा कि ये काल्पनिक नहीं है, झूठी नहीं है, अतार्किक भी नहीं है, युक्ति युक्त हैं, अयुक्तिपूर्ण नहीं है, साथ में किसी भी समाज के वर्ग द्वारा थोपी गई बिल्कुल भी नहीं है। इनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो इन अवधारणाओं के विपरीत इन्हें सत्य और सजीव, युक्तिसंगत, पूर्णतः तार्किक और लोक द्वारा प्रशस्त मानती हैं। ये कहानियाँ व्यक्तिगत विश्वास का हिस्सा हैं। समाज ने या प्राचीन समुदायों ने अपने विश्वास के आधार पर इन कहानियों की रचना की। जैसा उन्होंने समाज को बनाना चाहा, जैसा वैल्यू, जैसा मूल्य उन्होंने समाज को देना चाहा, अपने समाज को देना चाहा, उन्हीं मूल्यों को इन कहानियों में भरकर उन्होंने उसका प्रचार किया, उसे अपने सामाजिक व्यवहार का उसे हिस्सा बनाया। उनके विश्वास पद्धति और एक्सपीरियंसेस, उनके अपने अनुभवों के आधार पर रची गई ये कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं। चित्रकला के माध्यम से, कभी कभी साहित्य के माध्यम से इनका प्रचार प्रसार होता रहा। तो भले ही हम इन्हें ऐतिहासिक या वैज्ञानिक कहानियाँ न माने, इन्हें आदिम कहानियाँ माने या अवैज्ञानिक माने, लेकिन अवैज्ञानिक से ज़्यादा उचित होगा मानना कि ये आदिम संस्कृति से जुड़ी ऐसी कहानियाँ हैं जो इतिहास और विज्ञान के आगमन के पूर्व विभिन्न समुदायों के सांस्कृतिक समझ को दर्शाती हैं। लोगों ने इन कहानियों को या उनके द्वारा प्रदत्त मूल्यों को अपनाया, जिसकी बड़ी वजह थी कि उस समाज और उस सांस्कृतिक विरासत से उनका संबंध, साथ में इन कहानियों की विषय वस्तु को अपने तरीके से व्याख्यायित करने की स्वतंत्रता, और साथ में इन कहानियों का जो बेहद महत्वपूर्ण इन कहानियों की जो अपनी विशेषता थी, जिसको हम पावर ऑफ नरेशन कह सकते हैं, रोचकता के रूप में, विश्वसनीयता के रूप में जो इन कहानियों की विशेषता थी, उसके ही आधार पर लोगों ने इन कहानियों को अपना बना लिया। और इसी प्रकार ये मिथ व्यक्तिगत विश्वास और सामाजिक या सामुदायिक सत्य के प्रतिबिंब के रूप में हमारे सामने हैं। इन मिथ के
या मिथकों के 3 महत्वपूर्ण आयाम हैं। पहला, इनमें वर्णित बातें जो आदिम संस्कृति को दर्शाती हैं, जो संस्कृति के आदितम स्तर को प्रदर्शित करती हैं, और साथ में किसी संस्कृति के व्यवहार, उसकी बनावट, उसकी वर्जनाओं को किस प्रकार से कहानी के ताने बाने में बुन देती हैं। दूसरा, लोगों द्वारा वो किस प्रकार अपना ली जाती हैं। लोगों को इन कहानियों में अपनापन तलाशने, अपने विश्वासों को, अपने क्षेत्रीय विश्वासों को इन कहानियों में परिलक्षित करने की जो छूट मिलती है, उसके माध्यम से लोग बड़े पैमाने पर हमेशा से मिथ के साथ जुड़ते रहे। साथ में कुछ परंपरागत प्रश्न होते हैं जो मिथ के ढांचे में बदलाव के लिए अक्सर समय समय पर पूछे जाते हैं। मिथ का निर्माण या मिथकीय कथानकों का निर्माण इन प्रश्नों और इंटरप्रिटेशंस के साथ आगे बढ़ता है। और तीसरा महत्वपूर्ण आयाम स्टेइंग पावर, किस प्रकार समुदाय मिथ को उसके गुणों के आधार पर दीर्घकाल तक जोड़े रहता है, और ये कहानियाँ दीर्घकाल तक समाज का हिस्सा बनी रहती हैं। तो किस रूप में ये इतिहास से अलग हैं? इतिहास को चाहिए साक्ष्य, और साक्ष्य जहाँ नहीं है वहाँ मिथ आ जाते हैं। लेकिन क्या इन मिथकों के नज़रअंदाज कर देने के बाद सिर्फ इतिहास और विज्ञान को केंद्र में रखकर, सिर्फ इतिहास और विज्ञान के सहारे हम ईश्वर के अस्तित्व या ईश्वर के संबंध में अपनी जिज्ञासाओं की शांति कर सकते हैं? क्या हम विज्ञान के माध्यम से सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश के प्रश्न को सुलझा सकते हैं? यदि आप कहें हाँ, तो भी एक सीमित रूप में ही ये संभव हुआ है, और वो भी निकट भूतकाल में ही। काफ़ी पहले की यदि बात करते हैं तो अत्यंत प्राचीन समाज के लिए इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना, वो भी तब जब विज्ञान अपनी परिपक्व अवस्था में नहीं था, लेबोरेटरी टेस्ट या किसी प्रयोगशाला टेस्टिंग तकनीक से कर पाना इसको संभव नहीं हुआ। और जवाब इसका भी महत्वपूर्ण होता है कि क्या हम प्रलय का कोई लेबोरेटरी टेस्ट कर सकते हैं? नहीं। यहाँ पर हम मिथ की मदद लेते हैं, मिथकीय आख्यानों की मदद लेते हैं। और इस कारण इतिहास और मिथ या मिथक दोनों अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। दोनों का सामंजस्य, दोनों का साथ हमारे ज्ञान की पूर्णता के लिए आवश्यक है। ये निर्भर करता है हम किस विषय में बात करना चाहते हैं, और जिस विषय पर बात करना चाहते हैं वो किस कालखंड से संबंधित है। इन दोनों बातों को देखते हुए मिथकों को इतिहास के साथ सहायक रूप में अपनाया जाना चाहिए। कहीं आस्था और कहीं साक्ष्य, दोनों ही हमारे ज्ञान की पूर्णता के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि विज्ञान और इतिहास के आगमन के पूर्व जो विद्यमान थे वो थे मिथक। ये महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये उस सच्चाई से जुड़े हैं जो आस्था पर आधारित है।